प्रधानमंत्री मोदी के आज की मेरठ की स्पीच के बारे में हम इस मुकाबला में बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले आपको मेरठ के बारे में थोड़ा बता दें। मेरठ पश्चिमी यूपी का एक बड़ा सियासी सेंटर तो है ही, 7 विधानसभा सीटों वाला एक बड़ा शहर है। इन 7 सीटों में एक सीट हस्तिनापुर की है। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग संयोग है जो आपको जानना चाहिए। हमें इतिहास बताता है कि जिस पार्टी का विधायक जीतता है हस्तिनापुर की सीट से, सूबे की सत्ता पर वही पार्टी विराजमान होती है। इससे ज्यादा इसमें कुछ ना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त यहां बीजेपी की ये सीट बीजेपी के पास है। 7 में से वैसे 6 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि सिर्फ 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन बात सिर्फ मेरठ की नहीं है। मेरठ की रैली के जरिए प्रधानमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत की हुंकार भरी है। खेल खेल में योगी राज और पहले की सरकारों में फर्क को अपने अंदाज में समझाया भी है। अब मेहमानों के साथ शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं। स्वागत है वाजपेयी साहब आपका। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। डॉक्टर साहब स्वागत है। सतीश प्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और AIMM से असीम बकार थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। एक आपकी पार्टी ने कैंपेन भी चला रखा है वाजपेयी जी कि फर्क साफ है, और उसमें दिखाते हैं पहले क्या होता था 2017 के और 2017 के बाद क्या हो रहा है। वही बात आज प्रधानमंत्री रैली से कर रहे थे। बात तो वैसे स्पोर्ट्स की करने गए थे, मेरठ स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन स्पोर्ट्स यानी खेल के जरिए उन्होंने जो दूसरा खेल होता था उस ओर इशारा किया। बताया कैसे पहले माफिया खेल खेलते थे, आज माफियाओं के साथ जेल खेल रही यूपी की सरकार। एक इत्तेफाक है इस प्रोग्राम में, आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री की रैली मेरठ में थी। वाजपेयी जी मेरठ से आते हैं, सतीश प्रकाश जी मेरठ से इस वक्त शायद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरठ से आते हैं, और मैंने भी अपनी पढ़ाई का काफी हिस्सा मेरठ में ही गुजारा है, तो शहर से मैं भी अनभिज्ञ नहीं हूं। तो वाजपेयी साहब जरा आप बताइए 2017 से पहले का और बाद का अंतर। निश्चित तौर पर 2017 से पहले अपराधियों का बोलबाला था, आतंकवादियों का बोलबाला था। अब योगी की सरकार में अपराधी या तो रेल में है या जेल में है, और आतंकवाद की भी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि योगी राज में जहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, भविष्य में दोबारा ना खड़े हो सके उनकी आर्थिक कमर तोड़ने का काम भी योगी जी ने किया है। वो अंतर तब के मेरठ में अब के मेरठ में। एक बात और, सोतीगंज आसपास के 4, 5, 6, 8 राज्यों के चोरी की गाड़ियों का कटने का कमेला था, बिकने का बाजार था, वो अब पूरी तरीके से बंद हो गया है। इन दुकानदारों का जो सामान था वो उन्होंने स्क्रैप के रूप में लोहे की गलाने वाली फैक्ट्रियों को बेच दिया है, और आज वो सरकार के माध्यम से बैंक का लोन लेकर कपड़े का या अन्य व्यवसाय करने जा रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई है योगी राज में। 17 से पहले के मेरठ में और बाद के मेरठ में अंतर है। दूसरी बात आपको कह दूं, जो आज का संदर्भ था, मेरठ में खेल की प्रतिभाएं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश, सारे देश में सर्वाधिक खेल प्रतिभा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभा का सर्वाधिक प्रतिशत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं का और प्राप्त मेडलों का सर्वाधिक प्रतिशत है मेरठ में। ये 1999 से मांग चल रही थी मेरठ में स्पोर्ट्स कॉलेज की। 2000 में उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट्स एकेडमी ने भी इस प्रस्ताव को पारित करके इलाहाबाद में लड़कियों का स्पोर्ट्स कॉलेज और मेरठ में लड़कों के स्पोर्ट्स कॉलेज का था। इसके शुरुआत विधानसभा के भीतर आश्वासन भी मैंने लिया था। 2001 में आश्वासन संख्या 530 और 2003 में आश्वासन संख्या 135 मेरठ में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाए का प्राप्त था। लेकिन मैं योगी जी का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि हम मांग रहे थे स्पोर्ट्स कॉलेज, उन्होंने दे दिया स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय जी। हम धन्यवाद कर रहे हैं। और फिर आज प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के कारण वो स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त करेगा। 700 करोड़ रुपए खर्च करके वो बनेगा। निश्चित तौर पर राजनीति से ऊपर उठकर खेल प्रतिभाओं को विकसित होने का। लेकिन वाजपेयी जी, आज मैं अखिलेश यादव जी को भी सुन रहा था, उन्होंने लखनऊ में अपना उनका जो विजय रथ यात्रा है वो निकाली थी, उसके बाद वो मंदिर भी गए थे। उसकी बात हम आगे करेंगे, वो एक अलग किस्म की राजनीति चल रही है। लेकिन उन्होंने जो बोला वहां पर दर्शकों को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने यानी योगी सरकार ने अपना तो कुछ किया ही नहीं,
ये उनका आरोप है। कुछ नया नहीं किया, कुछ बड़ा नहीं किया, बल्कि जो अच्छे काम और बड़े विकास के काम वो कर रहे थे और बीच में छूट गए उनकी सरकार जाने के बाद, उनको वैसे का वैसा ही अधूरा छोड़ दिया। फिर चाहे वो कोई कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे कोई स्टेडियम बनाना हो, कोई यूनिवर्सिटी बनानी हो, कोई अस्पताल बनाना हो, वो काम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। द्वेष की राजनीति के तहत योगी जी ने उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अब डॉक्टर आशुतोष जी, आज प्रधानमंत्री जिस अंतर की बात समझा रहे थे उस पर आपको क्या कहना है? सौरभ जी, मेरठ की बात आई तो मुझे आज याद आया कि आपने खेल की बात करी, और खेल की बात करी तो आपने अपने स्कूलिंग की बात करी। मेरठ से एक बहुत अच्छे क्रिकेटर आते थे, रमन लामा, और आज उनकी जन्म दिवस भी है 2 जनवरी का। तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से हम सब उसको जरूर याद कर लें। और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम में भवनेश कुमार और प्रवीण कुमार यहाँ बड़े सरीखे के क्रिकेटर रहे। मैं चाहता था कि इन सब का नाम भी अगर इस पे आए तो मेरठ का नाम और उज्जवल होता है। जरूर। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में जिस तरीके से बातों को घुमा के और ये फर्क साफ वाली बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आज योगी जी की सरकार है, और इस सरकार के साथ में इस सरकार के ऊपर जो सबसे ऊपर हेड होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर है माननीय आनंदीबेन पटेल। जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो गवर्नर थे इसके पहले जो वही भारतीय जनता पार्टी के से आए थे, और गवर्नर के साथ में वही ऑफिसर्स थे और वही ऑफिसर्स अब हैं। अगर वही ऑफिसर्स काम करने के तरीके को बता रहे हैं कि पहले गलत होता था, तो क्या वो अपने पुराने गवर्नरों के ऊपर ये बता रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं करते थे या उस बात को नहीं देख पाते थे? तो ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से लांछन लगाने का काम एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए खासकर हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, यही प्रधानमंत्री, यही पूर्व गृह मंत्री, यही पूर्व केंद्र के कई मंत्रियों ने 2012 से 17 के बीच में कई योजनाओं का शिलान्यास माननीय अखिलेश यादव के साथ में किया है। आप लोग ने भी चलाया है, तो क्यों नहीं उसका उल्लेख करते हैं? अगर इस बात की बात कर दे कि अखिलेश जी ने काम किया है, हमने आके फीता काटा है, तो हमें भी अच्छे लगे। लेकिन आप ये कहें फर्क साफ है, पहले कुछ नहीं होता था, अब कुछ नहीं होता है, तो मुझे लगता है थोड़ा अतिशयोक्ति होती है। नहीं, लेकिन अखिलेश जी भी तो फिर यही कहते हैं ना डॉक्टर साहब। वो आज आप देखिए लखनऊ में जो बोल रहे थे भाषण, आपने भी देखा ही होगा। जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ये इमारत मैंने बनाई, ये स्टेडियम मैंने बनाया, ये कैंसर इंस्टीट्यूट मैंने बनाया, सब मैंने किया और किसी ने कुछ किया नहीं। नहीं, देखिए सौरभ जी, देखिए मैं आपको वो उस समय, क्योंकि वो घटना हमारी थी, हम आज जो रैली हुई है उसमें हम वहीं पे खड़े थे, और क्योंकि हम लोग आयोजक में थे आज, तो जहां पे कर रहे थे वहां पे HCL सिटी था। आप सबको पता है HCL सिटी को उत्तर प्रदेश में लाने वाले माननीय अखिलेश यादव, तो वहां जंगल पड़ा था। उसके बिल्कुल सामने जो है वो इकाना स्टेडियम था। आप सबको पता है इकाना स्टेडियम किसने बनाया है, और दाईं तरफ अमूल की डेयरी है, वो किसने बनाया। तो इसलिए जब उन्होंने चारों तरफ एक बार घूम के सबका अभिवादन लिया, तो उन्होंने कहा कि जहां आप खड़े हैं चारों आपकी सरकार में आपने बनवाया गया है, आप लोगों ने बनवाया है, ये नहीं कहा मैंने बनवाया है, समाजवादी सरकार में बनवाया गया है। तो इसमें क्या बात है? देखिए, चारों तरफ जब दिख ही रहा है काम, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोलेगा कि भाई बनाया है? ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि पहले से काम नहीं हुआ है। अखिलेश जी ने तो एक बार एक्सप्रेस में बोला भी, मायावती ने बनवाया था, मायावती जी ने, हमने उसको आगे बढ़वाया। लेकिन ये सरकार आज जब ये कुछ काम करते हैं तो आप कहते हैं कि अरे इसकी तो फीता काट रहे हैं, हमने काम तो हमने शुरू किया था। आपको जवाब देना चाह रहे हैं तथ्यात्मक आप बताइए। ठीक, वाजपेयी जी, वाजपेयी। मैं आदरणीय वर्मा जी की बात में 2-3 चीजें जोड़ना चाहता हूं, संशोधन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि पिछले राज्यपाल के और वर्तमान राज्यपाल के अधिकारी बदले हुए हैं, कृपया करके इसकी जानकारी कर लें तो अच्छा होगा, नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं, और मैं उनका आदर भी करता हूं, लेकिन वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, और मैं भी बार बार यही जवाब दे रहा हूं, आज तक उसका उत्तर नहीं आया। ऐसी कोई 10 प्रोजेक्ट जिसको माननीय योगी जी ने या हमारे किसी नेता ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लोकार्पण किया हो, उसका केवल 5-7 बिंदुओं पर आ जाए अगर कि ये प्रोजेक्ट किस दिन इसका प्रारंभ किया गया था, इस प्रोजेक्ट का किस दिन इसका समापन मतलब पूर्णता होनी थी, इस प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे की आवश्यकता थी, इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता थी, तो क्या ये सारी व्यवस्थाएं माननीय अखिलेश जी की सरकार ने कर दी थी क्या? तो फिर अपना कार्यकाल तो मालूम था कि 5 साल का है, 5 साल के बाद फिर जनता की अदालत है।
तो किसी भी कार्य की पूर्णता का समय 5 साल से अधिक क्यों रखा गया? नहीं वाजपेयी जी, सवाल ये है जब आप कहते हैं फर्क साफ है और प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, योगी जी भी बोलते हैं, वाजपेयी जी, तो वो 2017 से पहले की बात करते हैं, मतलब 2017 से पहले कुछ हुआ ही नहीं, मायावती जी ने कुछ नहीं किया, उससे पहले जो सरकार आई उसने कुछ नहीं किया। सरकार एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्ति बदलते हैं, दल बदलते हैं, लेकिन सरकार चलती रहती। अगर हम उन कामों को बंद कर दें तो ये होगा कि हमने सब विकास के कामों में अवरोध खड़ा कर दिया। तो ये आरोप लगाया उन्होंने आज अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया कि आपने रोक दिया उनके काम। बिल्कुल, कोई विकास से अगर संबंधित था तो नहीं रुका होगा, लेकिन अगर गोमती रिवर फ्रंट का भ्रष्टाचार से युक्त काम होगा तो जरूर रुका होगा। चलिए ठीक है, असीम बकार जी भी जुड़ गए हमारे साथ, सतीश प्रकाश जी भी हैं। सतीश जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। आपके इलाके में, हल्के में आज प्रधानमंत्री आए हैं, 2 बार सोतीगंज का जिक्र भी कर चुके हैं, अभी उसके बारे में बताया भी अभी वाजपेयी जी ने कि उसकी क्या ख्याति थी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और आज वहां क्या हो रहा है? नहीं देखिए सौरभ जी, आप मुझसे बेहतर तरीके से मेरठ की परिस्थिति को जानते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, तमाम लोग बात, और देश के प्रधानमंत्री जी अगर मेरठ की धरती से अगर कोई किसी घोषणा का स्वागत करते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। आपने कहा कि हस्तिनापुर जो जीतता है उसी की सरकार बनती है, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है कि हस्तिनापुर के जो स्थानीय विधायक हैं उनके तमाम विरोध थे, उसके बावजूद भी जब सरकार जाते जाते उनको मंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं टोने टोटके के रूप में बीजेपी अब ये मान के चल चुकी है कि हस्तिनापुर में अगर उनका विधायक जीतेगा, जबकि वो अनपॉपुलर विधायक है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं, ये राजनीतिक आक्षेप नहीं है, लेकिन अंतिम समय में उनको कहीं ना कहीं मंत्री बनाने के लिए पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की नीयत ये काम कर रही है कि वहां से अगर विधायक जीतेगा, क्योंकि मंत्री बनाने के बाद में आदमी के जीतने की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि तमाम इस कार्यकाल में आप विकास की बात छोड़ दीजिए, ये सच है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक विकास बहुत बढ़ चढ़ करके हुआ, चाहे अयोध्या का विकास हो, चाहे काशी का विकास हो या मथुरा का विकास हो। एक सवाल, चूंकि यहां लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी है, हमारे बड़े भाई भी हैं, और मैं इनका भी एक सवाल है, उसी के इंक्लूड कर दूं कि हस्तिनापुर भी उसी हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा है। हस्तिनापुर का विकास क्या हुआ ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बताएंगे मुझसे बेहतर तरीके से। मैं उनसे पूछता हूं एक बार, नहीं पहले ये बताइए, आपने कहा धार्मिक विकास खूब हुआ, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ, केवल धार्मिक विकास हुआ है, ये आरोप है ना? अरे भाई सुनिए ना, अब सरकार अगर ये बताती है कि हमने एक्सप्रेस वे इसलिए बनाया कि आपको अयोध्या जाना हो तो आप तुरंत चले जाएंगे, आपको काशी जाना हो आप तुरंत चले जाएंगे, आपको मथुरा जाना हो आपको तुरंत चले जाएंगे, ये तो सरकार बता रही है ना। अभी ये सवाल नहीं है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी की समस्या हल हुई है क्या, महंगाई की समस्या हल हुई है क्या, और अगर उत्तर प्रदेश में तमाम इंडस्ट्री आई है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी इंडस्ट्री आई है, ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं वाजपेयी जी से आपकी बात का जवाब दूंगा। एक कमेंट में जरा असीम बकार जी का भी ले लो, जो है हमारे साथ, और आप दोनों की बातों का उत्तर वो देंगे। जी सतीश जी, जाने के दौरान असीम बकार साहब, आपने भी देखा होगा प्रधानमंत्री का आज का भाषण, शायद नहीं तो उसके कुछ अंश शायद पढ़े होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ा साफ अंतर है 2017 से पहले का और बाद का। पहले माफिया और सरकारें खेल खेलती थी, और आज माफिया और अपराधियों के साथ योगी सरकार जेल खेल रही है, यानी कि सुशासन का और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने का दावा आज उन्होंने किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहे हैं, बड़ी बढ़ चढ़कर की नंबर वन प्रदेश, उन्हीं प्रधानमंत्री जी के अधीन काम करने वाला नीति आयोग ये कह रहा है कि स्वास्थ्य के मामलों में नंबर 1 पे केरल मतलब आरएसएस और बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन प्रदेश, नंबर 1 पे नीति आयोग कह रहा है, आसिम बकार नहीं कह रहे। और नीति आयोग ही, प्रधानमंत्री जी का नीति आयोग कह रहा है कि सबसे वर्स्ट क्लास, थर्ड क्वालिटी, सबसे निचले पायदान पर स्वास्थ्य के मामलों में अगर कोई खड़ा है तो वो यूपी खड़ा है। प्रधानमंत्री जी पहले बताएं कि नीति आयोग सही बोल रहा है या प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं। सवाल है मेरा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने भी कहा कि रिवर फ्रंट का वो देख लीजिए आप, भ्रष्टाचार, जेल कितने भेजे आप। अगर किसी एक नेता पे कार्रवाई की हो
किसी एक नेता को आपने जेल भेजा हो तो मैं आपकी बात मानूं, 5 साल हो गए सर सरकार को आपकी। वही वाला खेल हो गया कि जब अंबेडकर का पार्क बना मायावती की सरकार में, तो पूरा चुनाव आपने लड़ लिया समाजवादी पार्टी ने कि हम जेल भेज देंगे, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ताज कॉरिडोर कहां गायब हो गया? सारा भ्रष्टाचार का पैसा कहां चला गया? ना उनके क्या कोई जेल गया, ना अंबेडकर पार्क की जांच हुई, वहां भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। और आज आप यहां बात कर रहे हैं आगरा एक्सप्रेसवे की, रिवर फ्रंट की, कहां जेल भेज रहे हैं सर? बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, देश के मुद्दों से भटकाइए मत। जो प्रदेश का मुद्दा है वो है बेरोजगारी, वो है महंगी शिक्षा, वो है महंगाई, वो है नौजवान जो है वो भटक रहा है। जी ठीक। सांप्रदायिकता बढ़ा दी आप लोगों ने। आप ये कहते हैं कि साहब हमने अयोध्या में इतना विकास कर दिया, काशी में अपने कॉरिडोर बना दिया, विकास मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 से 24 करोड़ है सर, और 22 से 24 करोड़ आदमी को आप अयोध्या में रोजगार देंगे या काशी में देंगे? ठीक है, अगर ठीक है कोई पूछता सवाल आपसे तो आप कहते हैं कि ये एजेंट है। जवाब पूछते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी वाजपेयी जी मुझे लगता है बड़े बड़े प्रसन्न होकर आपकी बातों का जवाब देंगे। दोनों लोगों ने आपसे सवाल किए, सतीश प्रकाश जी ने भी, उन्होंने कहा धर्म का विकास किया, लेकिन जो और विकास होना चाहिए वो कहां है? और उसको असीम वकार साहब कह रहे हैं कि ये विकास नहीं है, आपने धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया है, आपने बंटवारे को बढ़ावा दिया है, असल विकास नहीं हुआ है। विकास का चश्मा अलग अलग अगर राजनीतिक हिसाब से होगा तो निश्चित तौर पर प्रकाश जी को भी और आसिम वकार साहब को भी विकास नहीं दिखेगा। मेरा निवेदन केवल इतना है कि विकास अगर नहीं हुआ है तो 44 मिनट में मेरठ से दिल्ली कैसे आ रहे हो? 6 घंटे में मेरठ से लखनऊ कैसे पहुंच रहे हो बाई रोड? यह विकास नहीं है। मेरा कुल मिलाकर इतना कहना है कि हमको न्याय की तरफ स्वीकार करना है, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन विकास को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और इसके अलावा भी एक बात कहना चाहता हूं कि प्रकाश जी ने कहा कि बेरोजगारी, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने रोजगार उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिए तो आंकड़ों को झुटलाओ। मैं आ जाऊंगा असीम जी, अभी आ जाऊंगा। और अपनी सरकार के पैरेलल आंकड़ों को रखकर तुलना करके रख दो जनता के सामने। वो करेंगे नहीं तो फिर आप नहीं तो फिर नीति आयोग का आंकड़ा भी आपको स्वीकार करना चाहिए वाजपेयी जी। ये अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे, अभी असीम प्रकाश जी ने जो बात बताई बात सही है, तथ्य है, ये नीति आयोग का आंकड़ा है। स्वास्थ्य के मामलों में सभी मानकों पर उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है देश में। नहीं, नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे पीछे नहीं रखा है, उत्तर प्रदेश को दूसरे स्थान पर रखा है। केरल पहले स्थान पर है, और केरल भी हमारे देश का नहीं, वाजपेयी जी नहीं, ऐसा ना करें। उस सूचकांक में नंबर 1 पर केरल है, और आखिरी स्थान पर मेरे ख्याल 19वें स्थान पर जो बड़े राज्य उनमें उनको 19वें पर है उत्तर प्रदेश। वर्स्ट है। हालांकि शाम होते होते नीति आयोग के अफसरों को सफाई देनी पड़ी थी और उनको यह कहना पड़ा था कि सबसे नीचे तो यूपी है, लेकिन यूपी बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा है। ऊपर आने वाले राज्यों में, बेहतर होने वाले राज्यों में सबसे आगे यूपी है। मुस्कुरा रहे हैं इस पर डॉक्टर आशुतोष। देखिए गौरव जी, देखिए एक बात जैसे लक्ष्मीकांत जी ने कहा, बहुत सीनियर लीडर हैं और हम सब लोग सीखते हैं इनसे, कि वो कह रहे हैं विकास एक सतत प्रक्रिया है और 10 ऐसे काम बता दें जो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया हो और उसके अंदर खत्म कर दें। मैं कहता हूं 10 छोड़ दीजिए, आप 5 काम गिना दीजिए 2017 में शुरू किए और 22 में खत्म किए होंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि विकास सतत प्रक्रिया है। एक मिनट लक्ष्मण जी, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बताइए। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन ये श्रेय लेने की जो होड़ है ये समाजवादी ने नहीं शुरू करी है। ये तब शुरू हुई है कि जब आप किसी चीज का इनॉग्रेशन हो चुका है, वो चल चुकी है, तो उसके बाद भी आपने लखनऊ मेट्रो का आपने इनॉग्रेशन करवाया, आपने कहा मेट्रो चली ही नहीं, जबकि मेट्रो में हुआ, सब कुछ हुआ। अभी आपने जो क्या कहते हैं कानपुर मेट्रो का इनॉग्रेशन करवाया, और कानपुर मेट्रो में जब हम लोग, वेंकैया नायडू जी उस समय मंत्री थे, तो वो खुद आए और पूरे न्यूज, डीडी न्यूज सारे चैनलों में चलाई। तो आप नाम तक नहीं लेना मुनासिब चलते हैं राजनीति के तरीके से, इसलिए दुख लगता है। और कोई आपसे लड़ाई थोड़ी है, विकास के लिए आप भी लड़े हुए, 24 करोड़ के लिए हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये विकास आपको 58-59 महीने बाद एकदम से कैसे दिखने लगता है कि चलिए रैली करने लगते हैं, चलिए रैली कर लेते हैं, चलिए पैसे बांटने लगते हैं, धान बांटने लगते हैं, चीनी बांटने लगो, एकदम से क्या हो जाता है?
आपको एक बार भी याद नहीं आया कि अखिलेश यादव बार बार 18 लाख लैपटॉप की बात करते रहे। अभी 25 दिसंबर 2021 में आपने टैबलेट बांटा, तो क्या आप डिजिटल सक्षम उत्तर प्रदेश को नहीं मानते थे? क्या अखिलेश जी ने जो 2016 में लैपटॉप मांगा था, आपने 5 साल पानी पी पी के गाली दी और आखिर में आपने लैपटॉप, आपने टैबलेट और फोन दिया, जिसकी आप क्या कहना चाह रहे हैं, इनको देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? आज ये लैपटॉप ये टैबलेट मांग रहे, बांटे ना बांटे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तो फिर आपने पूर्व मुख्यमंत्री पे उस पर सवाल क्यों उठाए? और अभी आज तो अखिलेश जी, आप मंत्री पे छोड़िए, आज अखिलेश जी जो हैं ये पूछते हैं कि क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं, क्या बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला लेते हैं? और मुझे तो ये भी मालूम है, उनके शब्द हैं, अब तो ये पता चला है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। अब बताइए, इस स्तर पर जाकर तो आरोप लग रहे हैं। नहीं, देखिए, ये जब राजनीतिक रैलियों में होते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं। जब आप लैपटॉप एक हायर वर्जन दे चुके हैं, और आप पता करिए जो टैबलेट और फोन दिया जा रहा है बहुत लोअर वर्जन दिया जा रहा है। एक चीज 2016 में हो चुकी है और 2022 में। डॉक्टर साहब, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक निष्पक्ष बात बताऊं, ये जो टैबलेट और ये सब बांटे जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक सर्वे ये भी होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कितने लोग करते हैं, उसके बाद कितने लोग इनको बेच देते हैं, कितने लोग इसको कितने लोगों के कबाड़ में पड़ जाते हैं जाकर के, क्योंकि इस पर आप लोग लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। आपकी सरकार भी, इनकी सरकार भी, चुनाव से पहले सब किया जाता है, लेकिन उसका किसी को फायदा हो रहा है जिस नियत से आपने किया है? इसका भी एक सर्वे होना चाहिए। इस बात मानता हूं, लेकिन अगर सरकार को शुरुआत में आप बांट दी, हमने 2016 में, चलिए ठीक है, चलिए, अच्छा ठीक, 2015 में बांटा था, अच्छा ठीक ठीक, और आप बाकी दोनों वक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, असीम मकार जी आ रहा हूं, असीम मकार जी बोलिए, फिर आ रहा हूं मैं सतीश प्रकाश जी। असीम मकार जी। ना देखिए, लक्ष्मीकांत जी बहुत वरिष्ठ है नेता, और ये उस वक्त विधायक बना करते थे जब बीजेपी का नाम लिवाल कोई नहीं था उत्तर प्रदेश में। सब हार जाते थे तो ये जीत जाते थे। मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी ये झूठे आंकड़े पेश करेंगे। ये तो आपका शुक्रिया सौरभ भाई कि आपने इनको पकड़ लिया और इनको टोक दिया। दूसरी बात सर, उत्तर प्रदेश में मैं मांग कर रहा हूं, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में, लेकिन चुनाव भी यहां है तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये मुफ्त मिलना चाहिए। ये 3 चीजें फ्री होना चाहिए, और यही 3 चीजें आप लोग इतनी महंगी बेच रहे हैं, इतनी महंगी करवा दी आप लोगों ने। देखिए, स्वास्थ्य चला गया माफिया के हाथ में। हालात ये हो गए हैं कि एक अभी जो कोरोना काल गया है, इसमें जो किराए पे नर्सिंग होम चला रहा था उसने करोड़ों रुपए कमा के अपना हॉस्पिटल बना लिया। जाइए जांच कीजिए सर, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। इतना महंगा इलाज हो गया है, शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली गई। सर, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाली ये 2 चीजें अगर आप मुफ्त कर दे जनता को, ये हक है उनका, आप टैक्स ले रहे हैं। नहीं तो फिर वो कौन सा माफिया है जिसको मोदी जी कह रहे हैं कि जेल में डाला योगी जी ने? हर गरीब परिवार का कम से कम 20,000 रुपया महीना बचेगा खाली शिक्षा फ्री होने से। अगर शिक्षा फ्री ये देते हैं तो 20,000 रुपये महीना बच जाएगा। 2.5 लाख रुपए साल हर परिवार की जेब में आप ऐसे ही डाल रहे हैं। अगर मेरे जैसे लोग आ गए तो मैं शिक्षा फ्री करूंगा। ये दोनों बड़े अच्छे लक्ष्य हैं आपके, जो आप बात कह रहे हैं, अनुकरणीय भी हैं। लेकिन मुझे बताइए, फिर योगी जी और मोदी जी जो आज बोलते हैं कि सारे माफिया जेल में है, वो कौन सा माफिया है फिर? वो माफिया है अभय सिंह, वो माफिया है धनंजय सिंह, वो माफिया है अजय सिंह सिपाही, वो माफिया है, एक माफिया है। देखिए बताऊं, बीजेपी के राज में एक काम बहुत बढ़िया हो गया कि जितने ब्राह्मण थे उनकी गाड़ी पलट गई। जितने ब्राह्मण माफिया थे उनकी गाड़ी पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, और जितने मुसलमान है वो जेल चले जाते हैं, और जितने ठाकुर हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। ठीक है, और सब संविधान का हिस्सा बन जाते हैं, अटूट हिस्सा भारतीय संविधान। तो मतलब इनको सारे अपराधी माफिया या तो मुसलमान नजर आते हैं, ब्राह्मण नजर आते हैं। आपने ब्राह्मण याद दिला दिया मुझे, तो मैं वो तस्वीरें भी हम दिखा दें। आज अखिलेश यादव जी जो हैं वो भगवान परशुराम का एक मंदिर उनकी पार्टी ने बनवाया है। आज वहां पर वो गए थे, वहां वो पूजा कर रहे थे। ये तस्वीर सामने आ रही है आपके सामने, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर माहुरा कला है जगह, जहां पर भगवान परशुराम का मंदिर बनाया गया है। 7.5 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई गई है यहां पर, और 68 फीट का एक फरसा बार जो है वो स्थापित किया गया है। चुनाव है तो हर कोई चुनावी नजरिए से हर खबर को देखता है, तो इसको लोगों ने इस नजरिए से देखा कि समाजवादी पार्टी भी अब ब्राह्मणों को लुभाना चाहती है। आज इसमें एक चीज मैं और ऐड करता हूं, अगर आज भाषण किसी ने अखिलेश जी का ध्यान से सुना हो, असीम मकार जी आप भी सुनिएगा,
आज उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। कोई भी अगर बात ये बोलेगा तो योगी राज में तो समझेगा कि शायद ये बात मुसलमानों की करने जा रहे हैं कि मुसलमानों के बैरी हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक गिनाए अखिलेश यादव जी ने ध्यान देने लायक है, उन्होंने कहा एंग्लो इंडियन के खिलाफ है ये, उन्होंने कहा ये जैन के खिलाफ हैं, ये सिखों के खिलाफ हैं, लेकिन मुसलमानों का नाम अखिलेश जी ने भी नहीं लिया। और उसके बाद गए हैं, आपसे यही बात आप सुनिए तो एक बार उनकी भाषण, मैंने शुरू में ये बात कही है जी हाँ ये हुआ ऐसा। और उसके बाद फिर हो गए भगवान परशुराम के मंदिर में। मैं आ रहा हूं एक मिनट, लेकिन ये जो ब्राह्मण वोट की लड़ाई है इस पर वाजपेयी साहब हर पार्टी तुली हुई है समेत आपकी। हेलो जी वाजपेयी जी, जी आज अखिलेश यादव भगवान परशुराम के मंदिर में गए थे, उनकी पार्टी ने बनवाया है, ब्राह्मणों के सबसे बड़े हितैषी वो मान रहे हैं इस वक्त अपने आप को। जी पिछले कार्यकाल में तो कब्रिस्तान की मरम्मत कर रहे थे और अब वो भगवान परशुराम के मंदिर बनवा रहे हैं। हमें तो सामान्यतः देखें तो उसमें भी आपत्ति नहीं थी, हम इतना ही कह रहे थे कि भाई शमशान की भी मरम्मत कर दो। लेकिन अगर भगवान परशुराम का मंदिर बनवा, हमें कहां आपत्ति है। लेकिन भगवान परशुराम के मंदिर बनवाने के बाद वो अगर ये सोच रहे हों कि ब्राह्मण वोट उनको मिल जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि उनको वोट की राजनीति में ये सहायक होगा। वो भगवान का पूजन कर रहे हैं, उनको उसका लाभ मिले, यश मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इससे वो बिरादरीवाद की राजनीति में लाभ नहीं पाएंगे, इतना ही मेरा कहना है। और भारतीय जनता पार्टी जिधर इशारा कराना चाह रहे थे, बिल्कुल कोई ब्राह्मण विरोधी पार्टी नहीं, ब्राह्मण के विरोधी पार्टी नहीं, ब्राह्मण के हित में भी काम, समाज के सब हित में काम। और हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और सारे विकास में इन सब चीजों का हमने लाभ लिया है, हमने सबके लिए काम किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई एक विकास किसी एक वर्ग विशेष के लिए किया है। ठीक है। अब और सतीश प्रकाश जी, आपका तो नारा चुरा लिया समाजवादी पार्टी ने। आपकी सरकार में कहा जाता था ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। आज वहां पर नारे लग रहे थे ब्राह्मण शंख बजाएगा, अखिलेश सरकार बनाएगा। ब्राह्मण का संकल्प है, अखिलेश ही विकल्प है। नहीं देखिए, इसको ब्राह्मण से जोड़ के ना देखें। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तमाम ब्राह्मण अपराधियों की गाड़ी नहीं पलटी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी यहां बैठे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लीडर्स जो है, ब्राह्मण लीडर्स की भी गाड़ी पलटने का काम किया है इसी बीजेपी ने। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और इन्हीं के नेतृत्व में बाकायदा सरकार बनी, प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार में आती है, कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग थलग किया गया। और ये सुनिए, यहां मैं किसी दल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री जी अगर मेरठ की धरती के ऊपर बैठे थे, हम राजनीतिक दलों को छोड़, हमने लखनऊ पर बहुत चर्चा कर ली, हमने तमाम विकास की बात कर ली, आज हम मेरठ की बात करेंगे। और मेरठ के लोग हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिलते हैं, किसी ना किसी समारोह में मिलते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, जिस हस्तिनापुर की आप बात कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने भाषण में हस्तिनापुर का नाम लिया, ये वही हस्तिनापुर है जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने चंडीगढ़ और हस्तिनापुर का सेम डे उद्घाटन हुआ और सेम डे सेम प्रोसेस के ऊपर काम हुआ। आज चंडीगढ़ कहां है, हस्तिनापुर कहां है? तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ दगाबाजी की गई। और ये मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो उसका कहीं ना कहीं जो धार्मिक विकास है, उसमें भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद है। हस्तिनापुर आज इतनी बुरी स्थिति में है, अगर उनको लगता है कि महाभारत नहीं है क्या, अगर आप रामायण को मानेंगे तो महाभारत को नकार सकते हैं। नहीं, आज प्रधानमंत्री ने कहा मेरठ का सरोकार तो रामायण काल से है, महाभारत काल से है। आप जहां की बात कर रहे हैं वहां के विकास को आपने कहा कि छोड़ रखा है इनकी सरकार ने। लेकिन उससे पहले जो आपने बोला कि ब्राह्मणों के साथ भेदभाव में इस सरकार के सबसे बड़े उदाहरण तो खुद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। एक सेकंड, आपके इस बात का जवाब ले लूं। वाजपेयी जी, बिल्कुल उदाहरण नहीं हूं। मेरी पार्टी में एक सतत प्रक्रिया है, कब किससे क्या काम लेना ये पार्टी तय करती है। 2012 में मुझे घर से टेलीफोन करके बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने बनाया था।
और आज फिर पार्टी ने मुझको ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है और पूरा काम पार्टी मुझसे ले रही है। इसलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी कभी हाशिए पे नहीं गए, न लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के दैनंदिनी के कार्यकलापों से अलग हुए। पद तो कभी आज किसी पे कल किसी पे है जी, लेकिन उनसे तो अच्छा हूं जो दल बदलते हैं। अब इन तीनों में से तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा मुझे बाकी तो तीनों में से आसिम बकार साहब, असीम वकार साहब, अच्छा उनकी और आपका निशाना था। नहीं देखिए, बहुत अच्छा इल्जाम लगाया। आसिम वकार ने दल जरूर बदला, लेकिन कभी भी बेईमानी की बात नहीं की। आसिम वकार पे कभी बेईमानी का आरोप नहीं लग सकता है। आसिम वकार जिस पार्टी में पहले थे, उस पार्टी में भी उस पार्टी के मुखिया कभी ये नहीं कह सकता था कि आसिम वकार 1 रुपए का बेईमान आदमी। तो वो तो मेरे लिए भी मैं पूरी ईमानदारी से सीना चौड़ा करके वहां भी था और पूरी ईमानदारी से सीना चौड़ा करके यहां भी हूं। मैं वहां भी जनता की और अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहा था, मैं यहां भी कौम की और जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। बात दल की नहीं हो रही है, बात हो रही है हक की, बात हो रही है ताकत की, बात हो रही है कि जो लोगों को नहीं मिल रहा है उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने जितने सवाल आपसे पूछे, आपने एक भी जवाब नहीं दिया वाजपेयी जी। क्या सरकार से सवाल पूछना गुनाह है? और सरकार से अगर सवाल ना पूछा जाए तो किससे पूछा जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आपने बड़ी सफाई से कह दिया उस स्वास्थ्य वाले मुद्दे पर कि यूपी दूसरे नंबर पे। ये तो सौरभ साहब का शुक्रिया कि उन्होंने कह दिया नहीं, आखिरी पायदान पे, लास्ट नंबर पे। आप बुजुर्ग हैं हमारे, आप बड़े हैं, आपसे मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हक की लड़ाई आप भी नहीं लड़ रहे हैं, ईमानदारी की लड़ाई आप भी नहीं लड़ रहे हैं। आपको मुखर होकर कहना चाहिए था बिल्कुल ताकत के साथ कि अगर विकास दुबे गाड़ी पलटी है ब्राह्मण की, तो फिर अभय सिंह और धनंजय सिंह खुले क्यों घूम रहे हैं, ब्रजेश सिंह खुले क्यों घूम रहे हैं? आपको अपनी जाति की लड़ाई लड़ना चाहिए थी, आप नहीं लड़ पाए। आसिम वकार लड़ना है और सीना ठोक के लड़ेंगे सर, उसके लिए चाहे पार्टी छोड़ना पड़ जाए। भाई ये तो कह रहे हैं, देखिए ये फर्क, यही तो ये फर्क बता रहे हैं। अभी आपने कहा आप अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने छोड़ा अपने लोग। ये कह रहे हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर ये किसी के साथ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यति नरसिम्हानंद ने बीजेपी की महिला नेताओं के बारे में करेक्टर पे इतने गंदे सवाल खड़े किए, ये अपनी पार्टी की महिला नेताओं की लड़ाई तो लड़ नहीं पा रहे हैं बेचारे। ये एक ऐसे अपराधी को जो इनकी महिला नेत्रियों को गाली बक रहा है, करेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहा है, ये उसको तो अरेस्ट करा नहीं पा रहे। ये देश की महिलाओं की लड़ाई क्या लड़ेंगे? एक बार जवाब, ये प्रदेश की महिलाओं की लड़ाई क्या लड़ेंगे? वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, 1 मिनट। वाजपेयी जी, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, विकास किसी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। विकास किसी जाति, धर्म और पंथ के आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। सर बहुत बढ़िया नेता है आप, सब घुमा देते हैं, आप सब घुमा के फेंक देते हैं। अपने स्वास्थ्य सेवाओं को आया तो ये प्रधानमंत्री जी की जो स्वास्थ्य सेवा योजना है, जो 5 लाख का इलाज करने पिछली किसी सरकार ने दी थी क्या? आज लोगों को 5 लाख का कैशलेस इलाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मैं आज से ही ढूंढने निकलूंगा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी 5 लाख का कैशलेस इलाज। स्वास्थ्य सेवाओं में कोरोना का बेहतर प्रबंधन, क्या कभी आपने ऑक्सीजन को हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट होते हुए देखा है? कभी ऑक्सीजन के ट्रकों को मालगाड़ी के साथ ट्रेलर पर रखकर कभी ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरते भी नहीं देखा है। हमने कभी नहीं देखा कि ऑक्सीजन से तड़प के लोग मर गए। हमने कभी नहीं देखा कि एक मरने वाले का बिल जो मर गया उसके घर वालों से वसूला जा रहा है 10 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 15 लाख रुपए वसूला गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सराहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना का बेहतर प्रबंधन किया है। डॉक्टर आशुतोष सर, अगर आशुतोष इस पर कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट असीम वकार। नहीं देखिए सौरभ जी देखिए, सबका साथ, सबका विकास, और आपने कई बातें बोली समाजवादी पार्टी के लिए, और आपने वहां पर एक माइनॉरिटीज की बात बोली थी, मैं उसको थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। बोलिए। एक किताब आई थी, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, गोलवलकर की थी, और उसमें आरएसएस के जो सर संचालक रहा करते थे, उन्होंने किताब लिखी कि यूरोपियन राष्ट्रवाद का आरएसएस पर प्रभाव। उन्होंने कहा कि हमको जर्मनी से सीखना चाहिए कि जर्मनी ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है कि कैसे उन्होंने अपने अल्पसंख्यकों को काबू किया है
और यही तरीका है एक राष्ट्र को बेहतर बनाने का। इशारा साफ था कि भारत के अल्पसंख्यकों कैसे, ये सोच वहां से उगती है, वो सोच वहां से उगती जिसका हम विरोध करते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इन्होंने 2016 में एक फर्जी लिस्ट निकाली कि अखिलेश यादव ने 53 में से 80 में से 53 एसडीएम यादव बनाए, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत वो लिस्ट आज तक नहीं आई, और आज एक बड़े अखबार ने एक सर्वे जब किया उसने दिखाया कि उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 30 डीएम जो है, जिसमें से 20 डीएम जो है तो वो जातिवाद के आरोप हो गया इन्होंने लगा दिया। आरोप है, आपने इन पे लगाया, आप पे लगाते नहीं। असीम बकार के आरोप का जवाब दीजिए। मैंने भी सुना वो भाषण। अल्पसंख्यक के नाम पर उत्तर प्रदेश में जैन, सिख, एंग्लो इंडियन याद आ जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से मुसलमान नहीं निकलता। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं निकलता है? क्यों नहीं निकलता है? वो रोज नहीं। असीम भाई एक मिनट, असीम जी एक मिनट, ये जवाब तो दे दें। असीम जी एक मिनट, आशुतोष जी जवाब दे दें। मैं दोनों बात में बहुत साफ स्पष्टीकरण कर दूं। पहली बात, आपने ब्राह्मण के आज मंदिर की बात दिखाई, आपने फुटेज भी दिखाई, तो मैं बहुत स्पष्ट कर सकता हूं। आज 10वां चरण लखनऊ का था, और लखनऊ के 10वें चरण में 5 लखनऊ की विधानसभा और 1 लखनऊ जिले की विधानसभा के साथ में रथ गया था। उसी विधानसभा के किनारे परशुराम जी का मंदिर था, जिसका इनॉग्रेशन 11 दिसंबर को हो चुका था, लेकिन क्योंकि वो बहुत दिनों से टला हुआ था तो वहां अखिलेश जी गए। वो पर्सनल प्रोग्राम हमारे एक विधायक का था, उसमें हमारे रथ नहीं गया, हमारा नहीं गया, और वो जाना चाहिए क्योंकि उनका कमिटमेंट था कि हम वहां जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात, कैसे आप कहते हैं हम मुसलमानों या माइनॉरिटीज की बात नहीं करते हैं? हर रैलीज में माननीय आजम खान के लिए बात करने के लिए अखिलेश यादव का लिए खड़े रहते हैं। वो खुद जाते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, उनकी पत्नी, उनके बेटे लगातार हमारे संपर्क। ठीक है, ये आखिरी कमेंट का समय। असीम बकार जी इस पर देखिए, सबसे पहली बात तो आजम खान साहब बड़े नेता हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जिस आजम खान साहब की आप बात कर रहे हैं, उसी पार्टी में अलीगढ़ में जमीरुल्लाह खां विधायक को धक्के मार के भगाया गया। पूर्वांचल में राजभर के जब मीटिंग हुई, मंच पर पहुंचे तो एक मुसलमान को बाहें पकड़कर खींच लिया गया पीछे। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, आजम खान साहब मुकम्मल मुसलमान नहीं है। पूरी कौम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप एक आजम खान साहब पे बकरी चोरी का केस लग गया, किताब चोरी का केस लग गया, मतलब अब यह होगा आपकी इतनी बड़ी पार्टी में किसी यादव नेता पे बकरी चोरी केस नहीं लगा, किसी यादव नेता पे मुर्गी चोरी, किताब चोरी केस नहीं लगा। आजम खान साहब पे बकरी चोरी केस लगवा रहे हैं आप लोग। ये सवाल है सर, ये उत्तर प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं। ठीक, इतनी बड़ी पार्टी में अकेले आजम खान जिन पे बकरी चोरी। असीम बकार जी, समय इतना ही है मेरे पास, माफी चाहता हूं, हमको बीच में मैं रोक रहा हूं, लेकिन आज कई मुद्दों पर बात हुई और अब तो चुनाव का मौसम है, अब ये तेजी पकड़ेगा तो और मुद्दे भी आएंगे। धन्यवाद करना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे हमारे साथ, डॉक्टर आशुतोष, असीम बकार जी, सतीश प्रकाश जी, आपका आज मुकाबला के लिए समय निकालने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।